हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और सभी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज है मंडे। तो जैसे कि आप सभी को कहा गया था कि आपके लिए मंडे में कुछ सरप्राइज़ लाया जाएगा। जैसे कि आप सभी को पता है, हम तैयारी कर रहे हैं अपने यूपी पुलिस री एग्जाम कांस्टेबल की। तो शाम के बज चुके हैं 6। तो आप सभी का स्वागत है रिजल्ट तक परिवार पर। आपका तैयारी होगी हमारी जीत की। मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत आपका करती हूँ बारम्बार स्वागत आपके चैनल यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आप सबको कहा गया था कि मंडे में आप सभी के लिए रहेगा सरप्राइज़। तो आपके लिए सरप्राइज़ आपको अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024, जैसे कि आपको स्क्रीन पर थंबनेल दिखाई दे रहा है। इसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसमें होंगे टॉप 50 क्वेश्चन। रोज शाम आपके लिए टेस्ट चलेगा। आज आपका टेस्ट नंबर 1 है। इसमें सामान्य अध्ययन की हम करने वाले हैं, यानी कि इसमें क्या होगा, जीके जीएस भी होगा और स्टैटिक भी होगा। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने ये जो यह सीरीज उठाई है, ये यूथ कंपटीशन टाइम की है और ये पीवाईक्यू पर आधारित रहेगी। तो ये जो आपको सीरीज मिलने वाली, ये आपका डेली चलेगा, यानी कि ये टेस्ट पेपर आपका शाम के 6 बजे आपके पहले यूट्यूब चैनल रिजल्ट तक पर चलेगा डेली। तो आपको डेली ये सेशन अटेंड करना है। और सुबह को 6 बजे एक दिन चलेगा आपका हिंदी का पीवाईक्यू और अगले दिन चलेगा आपका जीके जीएस का पीवाईक्यू, जो हमने चलाई है घटना चक्र की सीरीज आपके लिए चलाई हुई है। तो पर डे आपको आना है और 6 बजे अपना इस सेशन अटेंड करना है शाम को। आज अब आपका पहला टेस्ट पेपर है। तो देखते हैं 50 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं, कहाँ कहाँ आपको कठिनाई हो रही है। इस आधार पर आप क्या अपना जीके जीएस बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आपको खुद को जज करने के लिए, अपनी तैयारी को जांचने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। और ये पीवाईक्यू की फॉर्म से आप अपने आप को जज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप सभी को लेकर चलती हूँ आज के सेशन पर। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हर एक क्वेश्चन को इस तरह से टैकल करना है कि समझ लीजिए कि ये आपकी जीत के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है और आपका ये अंतिम बार होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन का बहुत ही प्यार से आंसर भी देना है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्थैनो स्पीयर के नाम से भी जाना जाता है। कोर का ऊपरी भाग, मेंटल का निचला भाग, मेंटल का ऊपरी भाग या क्रस्ट का ऊपरी भाग। तो किसे स्थैनोस्फीयर कहते हैं, जल्दी से आप इसको बताएंगे। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ने के बाद ही अपने क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, हड़बड़ी में आंसर मत दीजिएगा। तो आप बताएंगे दीदी, हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा मेंटल का ऊपरी भाग को आप क्या कहते हैं, स्टेनोस्फीयर भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर के सी पहले क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से किया होगा और सभी ने सही किया होगा। दूसरा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है कि ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर था। प्रथम पीढ़ी का था, द्वितीय पीढ़ी का था, तृतीय पीढ़ी का था या पंचम पीढ़ी का था। तो ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हम यूज करते थे, वही आपसे पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का देंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे जो ट्रांजिस्टर था वो प्रथम पीढ़ी में हम यूज, सेकंड पीढ़ी में यानी सेकंड जनरेशन में हम यूज करते थे। प्रथम पीढ़ी में हम वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे। अगर आपसे पूछेगा कि वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था, तब आप बताएंगे फर्स्ट जनरेशन में। लेकिन ट्रांजिस्टर का प्रयोग हम कौन सी पीढ़ी में करते थे कंप्यूटर में, तो आप बताएंगे सेकंड पीढ़ी में। तो ऑप्शन नंबर के भी आपके क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बनेगा। आई होप आप सभी ने दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से किए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड पर आपका नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है कि तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है। बराकर नदी पर है, दामोदर नदी पर है, फल्गु नदी पर है या अजय नदी पर है। तो आप बताएंगे तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का देंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे जो तिलैया बांध है ये बराकर नदी पर स्थित है। अगर मैं आपसे पूछूं बराकर किस नदी की सहायक नदी है, तो आप बताएंगे यह दामोदर की सहायक नदी है। और ये तिलैया बांध कहाँ है, तो आपको मिलेगा झारखंड में, आप ये भी याद रखेंगे। और ये तो हो गया हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर, बराकर नदी। और ये दामोदर की सहायक नदी है। अगर मैं आपसे पूछूं फल्गु और अजय नदी ये दोनों नदी कहाँ पर मतलब बहती है, तो आप बताएंगे ये बिहार राज्य में ये बहती हैं। फल्गु और अजय नदी क्या है, बिहार राज्य में बहती है। अगर मैं बिहार का कुछ इस प्रकार से नक्शा बना दूं, तो आपको बताएंगे फल्गु नीचे से आती है और अजय नदी यहाँ पर बहती है। तो ये आप अगर आप उसको डायरेक्शन में देखेंगे, तो बिहार के दक्षिणी भाग से प्रवेश करने वाली नदी अगर आपसे पूछेगा तो आप फल्गु और अजय बता सकते हैं। अगर कभी आपसे पूछ ले कि अजय नदी कौन से राज्य में प्रभावित होती है, तो आप बताएंगे बिहार राज्य में। तो हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर बना ऑप्शन नंबर के, आई होप आप सभी ने किया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील दो भारतीय राज्यों को एक साथ साझा करती है। यानी कि कोई एक झील है जो दो भारतीय राज्यों में सीमा को साझा करती है। लोनार झील है, चिल्का झील है, कोलेरू झील है या पुलिकट झील है। तो दो राज्य की सीमा को साझा करने वाली वह झील कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 4 का कीजिए सही आंसर। तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा पुलिकट। पुलिकट कैसे हो जाएगी, ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर
यह रहती है, तो इसे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की दोनों की सीमा पर ये बाउंड्री शेयर करती है। तो पुल्लिकट झील हमारे क्वेश्चन का बनेगा राइट आंसर। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया पुल्लिकट। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोलेरू झील कहाँ पर है, तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश में है। चिल्का झील कहाँ है, तो आप बताएंगे उड़ीसा में है। और लोनार झील आपको बताएंगे कहाँ, महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में पूछे मैं कौन से जिले में, तो आप बताएंगे बुल्ढाना जिले में। इसको हम क्रेटर झील भी कहते हैं। तो चारों ऑप्शन आपके सामने क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि पीर पंजाल किस श्रेणी में स्थित है, यानी कि जो पीर पंजाल जो श्रेणी आती है ये किस हिमालय के स्थित है, वहीं आपसे पूछ रहा है। जम्मू कश्मीर हिमालय में, हिमाचल हिमालय प्रदेश में, उत्तराखंड में है कि सिक्किम में है। तो पीर पंजाल श्रेणी स्थित है कहाँ पर, आप बताएंगे जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में है कि सिक्किम में है। तो जल्दी से दीजिएगा अपने क्वेश्चन का आंसर। तो आप बताएंगे जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी आती है। ऑप्शन नंबर की हमारा सही आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को किया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा भूभाग अवशिष्ट देश नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा देश है जो लैंडलॉक कंट्री नहीं है। भू अवेस्टेड का मतलब होता है कि जो मतलब कि जिसकी बाउंड्री किसी भी सागर से नहीं लगती, उसको हम क्या बोल देते हैं, या वाटर बॉडी से इसको मतलब नहीं लगती है, तो उसको हम बोल देते हैं लैंडलॉक कंट्री। लेकिन आपसे सवाल पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा इसमें देश दिया गया है जो लैंडलॉक कंट्री नहीं है। सर्बिया है, मालडोबा है, या रवांडा है, या ब्राजील है। तो आप बताएंगे भू अवेस्टेड देश कौन सा नहीं है। तो आप क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ब्राजील। को क्या आपको पता होगा, ब्राजील दक्षिण भारत, अगर मैं दक्षिण भारत का कुछ नक्शा इस प्रकार से बना दूं तो दक्षिण भारत का नक्शा कुछ इस प्रकार से बनता है। तो आपको पता होगा ब्राजील जो है दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और इसकी सीमा कहाँ से लगती है, इधर अगर आप देखेंगे तो यह कहाँ है, प्रशांत महासागर से अपनी सीमा साझा करता है। तो इसलिए क्या है, ब्राजील क्या है, एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है। मालडोवा एक लैंडलॉक कंट्री, अगर आपने यूरोप का मैप पढ़ा होगा तो ऊपर आपको रूस बेलारूस दिखाई देता होगा, इधर आपको यूक्रेन दिखाई देता होगा। तो बेलारूस और यूक्रेन की सीमा पर जो देश स्थित है उसको आप बोलते हैं मालडोवा। तो आप याद रखेंगे। लेकिन मालडोवा किस से अलग हुआ है अगर, तो आप बताएंगे ये जो है रूस का जब विघटन हुआ था 1991 में, तो क्या है मालडोवा भी रूस से अलग होकर एक नया देश बना था। सर्बिया और रवांडा भी क्या है, ये भी भू अवेष्टित देश हैं, यानी कि लैंडलॉक कंट्री है। जो नहीं है वो हो जाएगा ब्राजील। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी। चलिए मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है कि चीन के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं। 4 बनाते हैं, 5 बनाते हैं, 6 बनाते हैं, 3 बनाते हैं। तो चीन के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है वही आपको बताना है, भारतीय राज्यों की। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे 5 राज्यों की सीमा लगती है। कैसे लगती है, इधर जम्मू कश्मीर हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, इधर आपका कौन सा हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, और इधर कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। तो चीन की सीमा हमारे 5 राज्यों से लगती है। कौन कौन से लगती है वो भी मैंने आपके सामने बता दिया। ऑप्शन नंबर के भी राइट आंसर है। पुनासा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, बिहार में है, कर्नाटक में है, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। तो पुनासा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे जो पुनासा जलप्रपात है वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश, एमपी में है। एमपी को हम सोया प्रदेश भी बोल देते हैं, नदियों का मायका भी बोल देते हैं, इसको हम टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। और सबसे ज़्यादा जो अब आपको भी मिलेंगे राष्ट्रीय उद्यान वो कहाँ पर मिलेंगे, मध्य प्रदेश में मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा। आई होप आप सभी ने इस स्लाइड पर जितने क्वेश्चन दिए गए हैं आपने बहुत अच्छे से उनको टैकल किया होगा और बहुत अच्छे से आप इस सीरीज को एंजॉय भी कर रहे होंगे। आगे आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 9 है कि उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया है, यानी कि उपभोक्ता की जो बचत है उसकी जो थ्योरी है वो किसने दी है वही आपको बताना है। मॉल्थस ने दी है, जेसी से ने दी है, राडन ने दी है कि मिलर ने दी है। तो आप बताएंगे उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया है। तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब। तो आप बताएंगे रोडन के द्वारा उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत दिया गया। माल्थस ने जो दी है वो जो डेमोक्रेसी है, यानी कि इन्होंने जनसंख्या का सिद्धांत दिया था, और जेसीबी ने बाजार का नियम दिया था। तो आप ये भी याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर के सी सही हो जाएगा, उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत रोडन ने दिया था। ऑप्शन नंबर के सी सही जवाब। आगे आता है ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। सुब्रमण्य समिति की सिफारिश पर, गोस्वामी समिति की सिफारिश पर, महाजन समिति की सिफारिश पर, या भंडारी समिति की सिफारिश पर। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का कीजिएगा सही जवाब। तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर सी का जो सही जवाब है 10 का वो बताएंगे भंडारी समिति की सिफारिश पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी तो आप बताएंगे 1775 में सबसे पहली बार की गई थी। सॉरी 1975 में, सर 1775 1975 में कन्फ्यूजन, लेकिन हुई थी 75 में ही ये, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछूं कि सर्वप्रथम
जो ग्रामीण क्षेत्र बैंक था वो प्रथमा बैंक था, वो यूपी के उत्तर प्रदेश मुरादाबाद में वो स्थापित हुआ था। अगर आपसे पूछने लगे कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस राज्य में बना था, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश। अगर उत्तर प्रदेश का जिला पूछेगा तो आप बताएंगे मुरादाबाद में, क्योंकि यूपी स्पेशल में आपसे पूछ सकता है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना की गई थी, तो भंडारी समिति की सिफारिश पर इनकी स्थापना करने की बात की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के डी। क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के सामने है, बाल गंगाधर तिलक ने किस अखबार का संपादन किया था, यानी कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किस अखबार को संपादित किया गया था, वही आपसे पूछ रहा है। केसरी, प्रताप, बंगाली या इंडियन मिरर। तो आप बताएंगे जो केसरी पत्रिका थी, ये अखबार किसने निकाला था, बाल गंगाधर तिलक जी ने निकाला था। इनको हम बीजी तिलक भी बोल देते हैं। लेकिन आपसे जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है इनके द्वारा दो पत्र निकाले गए थे, एक तो निकाला गया था केसरी और दूसरा निकाला गया था मराठा। एक्चुअली ये जो मराठा पत्र था ये मराठी भाषा में ना होकर ये इंग्लिश भाषा में था, और जो केसरी पत्र था ये इसकी भाषा क्या थी, तो आप बताएंगे इसकी भाषा क्या थी, मराठी थी। ये मराठी भाषा में था। तो कभी कभी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मराठी को मराठी से मैच कर देता है और जो केसरी को है इसको इंग्लिश से मैच करता है। लेकिन आप याद रखेंगे जो मराठी में था वो इंग्लिश लैंग्वेज में था और जो केसरी था ये मराठी लैंग्वेज में था। तो केसरी और मराठी की जो दो अखबार थे इनकी संपादन किसने किया था, तो आप बताएंगे बाल गंगाधर तिलक ने किया था। आपको पता होगा जैसे कि हमने असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तो 1 अगस्त 1922 में क्या है इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसकी दिन क्या है यहाँ पर एक तिलक फंड बनाया गया था। आप सोचिए जब हमारा देश गुलाम था तब भी क्या है हमने 1 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा कर दिया था इनके नाम पर। हमारा जब गुलाम देश भी था तब भी हमारे भारतीयों ने 1 करोड़ का फंड जो इनके नाम पर बनाया गया था तब जमा किया गया था। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे भारत को सोने की चिड़िया सिर्फ ऐसे नहीं बोल देते हैं। तत्वबोधिनी सभा संस्था के संस्थापक कौन थे, यानी कि जो तत्वबोधिनी सभा थी इस संस्था के संस्थापक कौन थे वही आपको बताना है। दादा भाई नौरोजी थे, आचार्य केशव चंद्र सेन थे, देवेंद्र नाथ ठाकुर थे या विमेश चंद्र बनर्जी थे। तो बताइए तत्वबोधिनी जो सभा बनाई गई थी उस संस्था के संस्थापक कौन थे। क्वेश्चन नंबर 12 का कीजिए सही जवाब। तो आप बताएंगे देवेंद्र नाथ ठाकुर जी के द्वारा तत्वबोधिनी सभा संस्थापक थे कौन, देवेंद्र नाथ ठाकुर जी। ऑप्शन नंबर के सी आपके क्वेश्चन का राइट जवाब बनेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्य हेतु खादी वस्त्रों को पहनना अनिवार्य कर दिया गया था, कि अगर कांग्रेस के अधिवेशन में जो भी मतलब इस सदस्य आएंगे वो क्या है खादी वस्त्र को ही पहन कर आएंगे। तो ये अनिवार्यता कहाँ पर लागू की गई थी, किस अधिवेशन में, वही आपको बताना है। कानपुर में, कोलकाता में, गुवाहाटी में क्या दिल्ली में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे गुवाहाटी जब असम में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो यहाँ पर सदस्यों को खादी वस्त्र पहनने की अनिवार्यता कर दी गई थी। ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। और ये क्वेश्चन PYQ है, ये क्वेश्चन बहुत बार से पूछा भी गया है। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। अगर आप नोटबुक साथ लेके बैठे हैं तो अपनी नोटबुक में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए मूव ऑन करेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। अगली स्लाइड पर क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है कि भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था। आप बताएंगे 1950 में, 1951 में, 1955 में, 1957 में। तो भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन कब किया गया था, तो आप बताएंगे 1951 में किया गया था। और यहाँ पर क्या है नवी अनुसूची को जोड़ा गया था जिसमें संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित कानून को क्या है वहाँ पर जोड़ा गया था। तो 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1991 में किया गया था, ये आप याद रखेंगे। अगर स्टूडेंट आपको भारतीय संविधान में प्रथम संविधान संशोधन से लेकर जो नवीनतम 106वां संविधान संशोधन हुआ है इसकी अगर आपको फुल डिटेल क्लास देखती है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपको फुल प्रूफ कंटेंट क्लास दी है। उसके अलावा आपको कोई भी संविधान संशोधन पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने वो क्लास कर ली तो यकीन मानेगा आपको इसके अलावा कोई भी क्लास करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन थे। RC मजूमदार, SN सेन, BD सावरकर या इनमें से कोई नहीं। तो इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के राइटर कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे BD सावरकर के द्वारा इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक थे BD सावरकर। और BD सावरकर ने ही आप बताएंगे अभिनव जो भारत था उस की संस्था के संस्थापक भी थे और उसको पहले मित्र मेला के नाम से भी जाना जाता था 1899 में, लेकिन वो अभिनव भारत कब बन गया था 1904 में। ठीक है, तो आप ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। 16वां क्वेश्चन है कि सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल वनमाली
किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है, हरियाणा में है, पंजाब में है, क्या सिंध प्रांत पाकिस्तान में है? तो जो सैंडल्स सभ्यता थी, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कह देते हैं, उसमें जो स्थल मिला था बनमाली, वो वर्तमान किस राज्य में अवस्थित है, वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यानपूर्वक करेंगे सही जवाब, तो आप बताएंगे यह हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा राज्य में बनमाली। तो क्वेश्चन नंबर बी हमारा सही जवाब हो गया। एक और स्थल जो हड़प्पा कालीन स्थल मिला था राखीगढ़ी, राखीगढ़ी भी आपको कहाँ पर मिलेगा, तो आप बताएंगे हरियाणा में है। और राखीगढ़ी क्या है, हड़प्पा जो सभ्यता थी यहाँ का सबसे बड़ा संग्रहालय बन रहा है। तो खट्टर जो यहाँ के मनोहर लाल खट्टर थे, जो पहले यहाँ के पूर्व सीएम थे, उन्होंने घोषणा की थी कि राखीगढ़ी को भी एक बहुत बड़ा संग्रहालय बनाया जाएगा सैंडल सभ्यता की धरोहर के रूप में। तो आप इसको भी याद रखेंगे। क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के भी हरियाणा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है कि आग का आविष्कार किस काल में किया गया था? पुरापाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, नवपाषाण काल में, क्या आदि ऐतिहासिक काल में? तो आग का आविष्कार कब किया गया था? जल्दी से कमेंट करेंगे और जल्दी से आंसर देंगे, तो आप बताएंगे पुरापाषाण काल में क्या है आग का आविष्कार किया गया था। देखिए बहुत सारे बच्चे आग का आविष्कार और पहिए के आविष्कार में मतलब नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल और पुरापाषाण काल में कुछ डिस्टर्ब हो जाते हैं कि इसको हम कैसे याद रखें। देखिए आपको कुछ याद नहीं करना है, बस थोड़ा सोचना है। देखिए आजकल क्या है, इंडक्शन आ गए हैं और जो सोलर कुकर भी आ गए हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं, जो आजकल क्या है, इंडक्शन आ गए हैं, इलेक्ट्रिक केतली आ गई है, मतलब सब सामान क्या है इलेक्ट्रिक पे आ गए हैं। तो आग का जमाना क्या है, बीत गया, पुराना हो गया। तो अगर आग का आविष्कार पूछेंगे तो पुरापाषाण काल, यानी कि आग जो है आजकल तो जैसे गैस आ गई, एलपीजी आ गई, तो आग जलाने का तो कोई मौका ही नहीं मिलता। बहुत कम लोग होते हैं जो आजकल क्या है मतलब आग का यूज करते हैं, लेकिन अधिकतर लोग क्या है आग का यूज नहीं करते। जितने भी मतलब मॉडर्न चीज़ें उन सबको यूज करते हैं। तो आप कहेंगे कि आग का यूज करना तो बहुत पुराने ज़माने की बात होगी, अब कल क्या है मॉडर्न ज़माने में यूज नहीं करते हैं। तो पुराने से हो जाएगा पुरापाषाण काल, आप इसको ऐसे लिंक करके याद कर लेंगे। आई होप जो मैंने आपको बताया कि आप इससे याद करेंगे तो कभी भी आप इसको नहीं भूलेंगे। चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 17 आगे, ये मैंने आपको बताया था आग का आविष्कार पुराना हो गया है, तो पुरापाषाण काल, ऑप्शन नंबर के ए सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 18 पर आएंगे, निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर पठार स्थित है? यानी कि जो औद्योगिक कस्बे हैं, तो छोटा नागपुर पठार पर स्थित कौन सा है? भिलाई है, रांची है, आसनसोल है, क्या दुर्गापुर है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का कीजिए सही जवाब। तो आप बताएंगे छोटा नागपुर का पठार पर जो स्थित औद्योगिक कस्बा है वहाँ पर रांची, और रांची क्या है झारखंड की राजधानी भी है। और आपको बता दो जो महेंद्र सिंह धोनी है वो झारखंड रांची के ही रहने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर के बी रांची। और दुर्गापुर में क्या है, दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, ये भी आपको पता होगा। और भिलाई कहाँ है, ये आप बताएंगे छत्तीसगढ़ में है। चलिए आगे की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किए गए थे? कुषाण के द्वारा, हिंद यूनान के द्वारा, पल्लव शासकों के द्वारा, कि शक शासकों के द्वारा? तो क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे सही जवाब कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किसको दिया जाएगा? तो आप बताएंगे इंडो ग्रीक शासक, यानी जिन्हें कहते हैं हम हिंदू यवन शासक। और अगर शासक का नाम पूछ ले तो आप बताएंगे बिम कड़फिसेस। कुडुल कड़फिसेस नहीं होगा, क्योंकि कुछ बच्चे कुडुल कड़फिसेस और बिम कड़फिसेस में कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन भारत में सोने चलाने वाला सिक्का मतलब हिंदू यवन शासक था, जिसको इसका नाम था बिम कड़फिसेस। तो आप इसको अच्छे से दोहरा लीजिएगा, बिम कड़फिसेस के द्वारा भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए थे। ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? 5वीं में, 6वीं में, 10वीं में, या 11वीं में? तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब बताएंगे। तो इस पे तो क्वेश्चन पर आंसर लगाया हुआ है, आपको एक क्वेश्चन का मतलब फ्री मार्क्स मिल गया। तो ऑप्शन नंबर के सी 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना पर की गई थी। अगर मैं आपसे पूछूं जो पंचवर्षीय योजनाओं का हमने मॉडल लिया था वो हमने किस देश से लिया था? तो आप बताएंगे यूएसएसआर, सोवियत संघ के द्वारा लिया गया था। उस टाइम पे रूस क्या था? सोवियत संघ था। लेकिन वर्तमान में रूस 15, जो अगर आपको पता होगा ये जो है 15 देशों में टूट गया था, मतलब कि ये रूस सहित 15 देशों में टूट गया था देश।
अब आप सोचिए कि 15 देश टूटे हैं किससे, रूस से, तो आप सोच सकते हैं कि रूस कितना बड़ा होगा 1991 से पहले, क्योंकि रूस का जो विघटन हुआ है वो 1991 के बाद 1991 में हो गया था। तो हमने जो पंचवर्षीय योजना का मॉडल लिया था वो यूएसएसआर से ही लिया था। अगर कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले तो आप अपने क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। चलिए हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड पर क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। यानी कि अगर आप फूड का जो मतलब प्रबंधन करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, उसको करते हैं, तो इसका क्या अर्थ नहीं होगा। तो जल्दी से कीजिएगा सही जवाब। तो ऑप्शन है खाद्यान्नों का निर्यात, खाद्यान्नों का वितरण, खाद्यान्नों की खरीद या खाद्यान्नों का रखरखाव। भारत में खाद्य प्रबंधन में निम्न में से क्या इसका उद्देश्य नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेंगे सही जवाब। तो क्या है, जब आप खाद्य प्रबंधन करते तो खाद्यान्नों का निर्यात करना इसका उद्देश्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर के ए हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा, ऑप्शन नंबर के ए। आगे चलते हैं। ब्रह्मसूत्र पुस्तक निम्न में से किस संप्रदाय से संबंधित है। यानी कि जो ब्रह्मसूत्र पत्रिका जो पुस्तक है, बुक है, इसको किस संप्रदाय से रिलेट है वही आपको बताना है। वारकरी से है, परमार्थ से है, राम भक्त से है कि श्री वैष्णव संप्रदाय से है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे जो ब्रह्मसूत्री का पुस्तक है ये श्री वैष्णव धर्म से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन नंबर 22 का बनेगा सही जवाब। और आई होप, मुझे लगता है कि ये दोनों क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट के लिए क्या होंगे, नए होंगे। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ इसी तरह का एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये 50 क्वेश्चन की सीरीज जो आपके लिए रोज चलाई जाएगी, मुझे लगता है कि आपकी तैयारी के लिए एकदम रामबाण होगी। मुझे उम्मीद है कि जैसे आपने और क्लासों को इतना प्यार दिया है वैसे ही आप इस सीरीज को भी बहुत ज़्यादा से प्यार देंगे। ये बस आपके उद्देश्य को पूरा करने के लिए, आपकी तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए की गई। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट कर रहे थे कि मैडम कि दीदी कि क्या है कि कोई क्लास लेके आइए, अच्छे से क्लास लेके आइए। तो मैंने बच्चों से कहा था कि आप चिंता मत कीजिए, मंडे में आपके लिए सरप्राइज आएगा। तो वो सरप्राइज आपके लिए यही था। देखिए जितनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, आपको बस क्या करना है कि क्लास करनी है, अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आप सब्सक्राइब भी ना करें तो लेकिन पर डे आपको क्लास जरूर करनी है। आगे की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेना में नगद वेतन व स्थायी सेना की नींव रखी गई थी। यानी ऐसा कौन सा शासक था कि जो सेना को नगद वेतन देता था तथा एक स्थायी सेना की नींव रखी थी। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा या गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। तो किसके द्वारा सेना को नगद वेतन देना और स्थायी सेना का प्रावधान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या है ये काम किया गया था। इसने ही बाजार नियंत्रण प्रणाली को और सैनिकों का हुलिया और घोड़ा दागने की प्रथा भी शुरू की थी। तो ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का बनेगा सही जवाब। और मुझे लगता है कि ये 99.9 बच्चों का एकदम राइट आंसर से होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम जो मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन बने थे। जो आपको पता होगा 1946 में क्या हुआ था, 1946 से पहले हमारे यहाँ एक अंतरिम मंत्रिमंडल बनाया गया था कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के द्वारा। तो उसमें जो उद्योग और आपूर्ति के जो मंत्रालय था उसके मंत्री कौन बने थे वही आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जॉन मथाई, डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी क्या बी एन गॉडगिल। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे जॉन मथाई को क्या है उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय का मंत्री बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर के बी, ये हमारे क्वेश्चन के बनेगा राइट जवाब। चलिए मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। आगे सवाल आपका इंतजार कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधायिकी और प्रशासन कार्यों को अलग कर दिया गया था। यानी कौन सा ऐसा अधिनियम आया था, गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसके विधायी और प्रशासनिक कार्य थे उनको अलग अलग कर दिया गया था। आप बताएंगे 1853 का चार्टर अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम, क्या 1919 का भारत शासन अधिनियम। तो किस अधिनियम के द्वारा यह काम किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के, हमारे क्वेश्चन का बनेगा सही जवाब 1853 का चार्टर अधिनियम जो था इसके द्वारा जो जनरल गवर्नर की परिषद से विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य को इनको क्या है अलग अलग कर दिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के सही जवाब है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 26 आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। पंचायत,
भाग 9 में है, संघ एवं राज्य क्षेत्र भाग 8 में है, संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं वो भाग 13 में है, और आयात उपबंध भाग 18 में है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? निगेटिव का आंसर हमेशा निगेटिव होगा, ये आपको ध्यान रखना है, और पॉजिटिव का आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का कीजिएगा सही जवाब। तो आप बताएंगे संघ और राज्य के अधीन सेवाएं हैं वो भाग 13 में नहीं आती है, यही हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। आगे की तरफ मूव ऑन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 28 आप सभी के सामने है। दोनों क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर कीजिए। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व आदर्श किस देश से लिए गए हैं? स्टूडेंट, मैं आपके लिए यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। अगर आपको भारतीय संविधान पर विदेशी प्रभाव अगर पढ़ने हैं तो मैंने उसकी फुल कंटेंट क्लास आपको आपके चैनल रिजल्ट तक पर दी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि वो आपको सेक्शन आपको रिवाइज हो जाए, आप उसको दोबारा से पढ़ लें और जो भी आपको कन्फ्यूजन है वहाँ पर जाकर दूर कर लें, तो प्लीज़ चैनल पर विजिट करके आप उसको देख सकते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं। जापान से लिया गया है, जर्मनी से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है और फ्रांस से ली गई है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीन शब्द जो आदर्श हैं, ये हमने किस देश के संविधान से अपने संविधान में अडोप्ट किए हैं, वही आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर बनेगा फ्रांस की क्रांति से हमने क्या है, ये संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श क्या है अपने संविधान में लिए हैं। ऑप्शन नंबर के डी हमारा बनेगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 28 है कि लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी कि लोक नियोजन में जो अफसर की समानता है वो संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित की गई है, वही आपसे पूछ रहा है। अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 18 में, क्या अनुच्छेद 21 में? तो बताएंगे लोक नियोजन के विषय पर जो अफसर की समानता आपको दी गई है सभी को, वो कौन से आर्टिकल में है? तो क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे ये की गई है अनुच्छेद 21 के अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आपको क्या है, अफसर की समानता दी गई है। अनुच्छेद 15 में दी गई है कि लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थल और उसके वंश के आधार पर कोई भी आपसे भेदभाव नहीं करेगा। और 18 में दिया गया उपाधियों का अंत, आपको ये भी पता होगा। और अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि इसमें निजता का जो अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी, वो आपको दी गई है। तो चारों आर्टिकल मैंने आपके सामने बता दिए हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चन को जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के सी, सॉरी ऑप्शन नंबर के बी, आर्टिकल 16। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर 29 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 29 है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद और उसके मुख्य प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा? एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़िए कि संविधान के किस संशोधन में निर्धारित किया गया था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद और उसके प्रमुख जो प्रधानमंत्री होते हैं की सलाह पर ही काम करेगा? आप बताएंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 में, 44वां संविधान संशोधन 1978 में, पहला संविधान संशोधन 1951 में, क्या 7वां संविधान संशोधन 1956 में? तो कौन से संविधान संशोधन में यह बात कही गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 29 का देंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह बात कही गई थी जो भारत का राष्ट्रपति होगा वो वहाँ की जो मंत्रिपरिषद होगी और उसका जो प्रमुख होगा प्रधानमंत्री, उसकी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ऑप्शन नंबर के ए हमारे संविधान क्वेश्चन का बनेगा राइट आंसर। और आपको भी पता होगा कि 42वें संविधान संशोधन को क्या है, इसको लघु संविधान संशोधन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके द्वारा बहुत सारे काम किए गए थे हमारे भारतीय संविधान संशोधन में। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के ए। नेक्स्ट चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है कि गंगा डॉल्फिन, जिसको प्लांटनिस्टा गंगेटिका भी कहता था, प्लांटानिस्टा गंगेटिका, यानी कि इसका क्या है जो वैज्ञानिक नाम है वो है प्लांटानिस्टा गंगेटिका, को जलीय जीव कब घोषित किया गया था? 2008 में, 2009 में, 2010 में, क्या 2011 में? तो क्वेश्चन नंबर 30 का बताएंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे कि इसको 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव की मतलब उसको घोषित कर दिया गया था। अगर मैं आपसे पूछूं कि डॉल्फिन डे कब बनाते हैं, तो आप बताएंगे 5 अक्टूबर को हम डॉल्फिन डे के यूज में मतलब डे के दिवस में बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको स्टैटिक के रूप में बन सकता है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा वो 2009 बनेगा। आपको पता होगा हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी जो गंगा डॉल्फिन है उसको क्या है अपना राजकीय जीव भी घोषित किया है, यानी राजकीय जलीय जीव घोषित किया है। उसी प्रकार क्या था गुजरात राज्य ने भी घोल मछली को अपना राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। उसी प्रकार पंजाब राज्य ने भी जो वहाँ की सतलज नदी में पाई जाने वाली जो डॉल्फिन थी उसको क्या है अपने
मतलब राज्य का जलीय जीव घोषित किया है। तो तीनों राज्य के जो संबंधित क्वेश्चन है आपको याद होने चाहिए। अगर आपको इनको भी स्किप करना है तो उत्तर प्रदेश विशेष के लिए तो आपको याद होना ही चाहिए। ये आपके एग्जाम में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है कि वरीयता क्रम अनुक्रम है, इनमें से पहले कौन आएगा। आपको पता होगा एक वरीयता क्रम होता है, वरीयता सूची होती है, तो आपने वो सब पढ़ी भी होगी अगर आपने पॉलिटी पढ़ी होगी। तो उसमें बताना है कि जो ये ऑप्शन दिए गए हैं इनमें सबसे पहले क्रम पे कौन आएगा, वही आपसे बताना है। लोकसभा का अध्यक्ष आएगा, उप प्रधानमंत्री आएंगे, मुख्य न्यायाधीश आएंगे, क्या भारत के राज्यपाल अपने राज्यों में। तो वरीयता क्रम में इनमें से सबसे पहले कौन आएगा। क्वेश्चन नंबर 31 से करेंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे राज्य के राज्यपाल अपने राज्यों में क्या है, इन दिए गए ऑप्शनों में सबसे पहले आएंगे। ऑप्शन नंबर का डी हमारे क्वेश्चन का बनेगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मुझे लगता है कि ये सीरीज ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी और आप काफ़ी अच्छे तरीके से इसको करेंगे और अपने आप को एनालिसिस भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है कि प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे। आप बताएंगे जवाहरलाल नेहरू थे, गुलजारीलाल नंदा थे, के.सी. न्योगी थे, क्या महावीर त्यागी थे। देखिए इसमें आपको अध्यक्ष नहीं पूछा है, क्योंकि आपको पता होगा योजना आयोग हो या नीति आयोग हो, इनका जो अध्यक्ष होता है, जो भी पदेन प्रधानमंत्री होते हैं वही इनके अध्यक्ष बनते हैं। तो ये तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं। इसमें पूछा गया है कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, वही आपको बताना है, यानी कि उसके डिप्यूटी हेड कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब हो जाएगा, जल्दी से करेंगे। तो आप बताएंगे गुलजारीलाल नंदा क्या है, प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, और प्रथम योजना आयोग कौन से वर्ष में शुरू किया गया था, 1951 में शुरू किया गया था, ये भी आपको पता होगा। लेकिन आपको पता होगा योजना आयोग को रेगुलेट यानी कि करने वाली, जो इसको मतलब चलाती थी, वो राष्ट्रीय परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो वो आप बताएंगे वो की गई थी 1952 में, 6 अगस्त 1952 में की गई थी। तो वो भी कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के बी, गुलजारीलाल नंदा। आगे चलेंगे कि कृषि भूमि को छोड़कर अन्य जो संपत्ति है और जो संपदा शुल्क लगता है वो किस सूची के अंतर्गत आता है। फिर से क्वेश्चन को पढ़ देती हूँ कि कृषि भूमि को छोड़कर अन्य जो संपत्ति की संपदा पर लगने वाला जो शुल्क होता है, टैक्स होता है, वो किस सूची के अंतर्गत आते हैं, वही आपको पूछ रहा है। संघ सूची में आते हैं, राज्य सूची में आते हैं, संवर्ती सूची में आते हैं, कि इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जिस भूमि पे हम कृषि करते हैं उसको अगर छोड़ दिया जाए, जो अन्य हमारे पास प्रॉपर्टी बनती है, उस प्रॉपर्टी पर दिए जाने वाला टैक्स जो है वो संघ सूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर के हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने प्रथम जो प्रमुख अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ, वो भी मैंने क्या है कंटेंट के रूप में करा रखी है, अगर आपको रिवाइज करना है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो मैंने सूचियाँ जितनी भी कराई हैं वो आपको बिट ट्रिक कराई हैं। 12 की 12 जो अनुसूचियाँ बिट ट्रिक के माध्यम से आपके चैनल पर पढ़ी है क्लास। अगर आपको वहाँ पर रिवाइज करना है तो आप वहाँ पर जाकर कर सकते हैं। हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के ए। नेक्स्ट चलिए, मैंने वहाँ पर आपको ट्रिक से बताई हुई है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है। यानी कि पॉली का मतलब होता है कि जो 2 या 2 से अधिक सैकेराइड से मिलकर बनता है, उसको हम पॉलीसैकेराइड भी बोल देते हैं। आप बताएंगे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, माल्टोज है या काइटिन है। देखिए काइटिन तो होगा ही नहीं, काइटिन भी हो सकता है, सॉरी काइटिन भी हो सकता है। हाँ मैं बता दूं काइटिन भी हो सकता है, क्योंकि काइटिन से क्या है, कवक की जो सेल वॉल होती है वो बनी हुई होती है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का बताएंगे जो कौन सा पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है, जो बहुत सारे सैकेराइड से मिलकर बना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का करेंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे काइटिन ही क्या है, पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है। और आप बताएंगे जो काइटिन होता है इससे क्या है, जो फंगाई होती है उसकी क्या है, सेल वॉल बनी होती है। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। और सेलुलोज की जो बनी होती है वो आप बताएंगे आप प्लांट में पाया जाता है। और स्टार्च क्या होता है, स्टार्च में क्या है, इसमें जो हमारे पादप प्लांट होते हैं कुछ में ये वो भी पाया जाता है। तो ये हमारे क्वेश्चन का बनेगा राइट आंसर। काइटिन की जो बनी होती है वो किसकी झिल्ली बनी हुई होती है, भित्ति बनी होती है, तो आप नहीं कवक की। तो कभी कभी आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन काइटिन कैसा है, पॉलीसैकेराइड है, तो आप ये भी याद रखेंगे। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से किसी विटामिन का संश्लेषण हमारे बॉडी में ही होता है। यानी कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसका संश्लेषण हमारे शरीर में होता है, विटामिन के में, विटामिन बी में, विटामिन ई में या विटामिन सी में। तो मानव शरीर में होने वाला विटामिन का संश्लेषण कौन सा होता है। क्वेश्चन नंबर 35 से कीजिए सही जवाब। तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के विटामिन जो होता है, ये मानव के क्या है, लीवर में
ये स्टोर रहता है और यहीं पे क्या है संश्लेषित होता है विटामिन के। और विटामिन के की कमी से क्या है मानव शरीर में जब अगर कट लग जाता है तो रक्त का थक्का बहुत मुश्किल से बनता है, नाम मात्र के लिए बनता है। इसमें अत्यधिक मात्रा में रक्त निकल जाता है जिससे क्या है मनुष्य की मृत्यु के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और कई बार मृत्यु हो भी जाती है। ऑप्शन नंबर के ए विटामिन के हमारे शरीर में मानव शरीर में होने वाला विटामिन संश्लेषित है और ये कहाँ पाया जाता है तो आप बताएंगे हमारे लीवर में होता है। तो चलिए नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 आप सभी के सामने है कि निमोनिया बीमारी में कौन सा अंग प्रभावित होता है। यानी कि आपको अगर निमोनिया हो जाता है सबसे ज़्यादा तो ये निमोनिया बच्चों को होता है। तो ये निमोनिया जो होता है इससे कौन से बॉडी पार्ट जो हमारा होता है कौन से इफेक्ट डालता है वही आपको बताना है। श्वास नली पे, आंत पे, तंत्रिका तंत्र पे या फेफड़ों पे। तो आप बताएंगे जो निमोनिया बीमारी होती है इससे इफेक्ट होने वाला कौन सा हमारा अंग होता है। तो आप बताएंगे लंग्स को यह प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर हो जाएगा। जो टाइफाइड होता है टाइफाइड कौन से अंग को प्रभावित करता है तब आप बताएंगे आंत को। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला कौन सा रोग होता है तो आप बताएंगे जो पोलियो होती है वो हमारे तंत्रिका तंत्र को यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है जिसके कारण क्या है हमारा शरीर के कोई भी पार्ट अपंग हो जाता है। और आंत को प्रभावित करने वाला टाइफाइड बताएंगे। और निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है तो हमारा राइट आंसर बनेगा फेफड़ा। आगे चलेंगे। हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए अगर आपको हृदय संबंधी कोई रोग हो जाता है, कोई आपके शरीर में मतलब हृदय संबंधी डिजीज हो जाती है, तो अगर आपको उसका पता लगाना है तो आप कौन से यंत्र का यूज करके पता लगाएंगे। पेसमेकर का पता करके, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का पता करके या इन्फेलोसोग्राम का पता करके या सीटी स्कैन का पता करके। तो जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आप बताएंगे हृदय संबंधी असमानताओं को पता लगाने के लिए हम ईसीजी का प्रयोग करते हैं जिसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगर आता कि मस्तिष्क में अगर आपके विकार हो जाता है तब आप क्या कराते हैं तो अब आप बताते हैं ईईसी जो होती है ईईसी ये मस्तिष्क से संबंधित होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ या ग्राम भी बोल देते हैं। देखिए C4 होता है कार्डियो और C4 हो जाता है जो कार्डियोलॉजी होती है वो हमारी हृदय से संबंधित होती है। इसलिए आपको लिंक करके आप ऐसे याद कर सकते हैं। दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको पता चल गया, फुल डिटेल मैंने आपको बता दी है। और जो पेसमेकर होते हैं वो हमारे हृदय में ही पाए जाते हैं। आपको पता होगा हमारे हृदय को संचालित करने के लिए जो भी आपको वो एनर्जी और जो एक थोड़ी समझ लीजिए जैसे कि बिजली की ज़रूरत होती है तो वो बिजली वो एनर्जी को मतलब लपडप करने की जो ऊर्जा प्रदान करता है वो पेसमेकर के ही द्वारा प्रदान की जाती है। तो ये भी राइट हो गया। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है। ये तो आपको बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ विटामिनों का आविष्कारक दे रखे हैं और आविष्कारक किसने किया है, एक तरफ आपको सूची नंबर 2 में दे रखे हैं। तो विटामिन की खोज किसने की है, विटामिन बी की खोज किसने की है, विटामिन सी की खोज किसने की है और विटामिन डी की खोज किसने की है। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, मैच कीजिएगा क्योंकि आपको जोड़ा बनाना तो बहुत पसंद है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का देंगे आंसर। तो आप बताएंगे विटामिन की खोज तो की है फंक ने। देखेंगे 2 का कहाँ पर मिल गया है तो एक में नहीं है, डी में नहीं है, तो हमारे कट हो गए। अब आपके पास बचा है बी और सी। विटामिन बी की खोज किसने की है तो आप बताएंगे विटामिन बी की खोज की है मैकमुलन ने, ये हो गया। विटामिन सी की खोज किसने की है तो आप बताएंगे होकल्ट ने की है। विटामिन डी की खोज की है हॉपकिंस ने। तो हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 2, 1, 3, 4 यानी कि ऑप्शन नंबर के बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी ने भी 2, 1, 3, 4 मिलाया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है 39। निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका पर भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिसंचालित अनुसंधान जो स्टेशन है वो है भारत और मैत्री, भारत और आर्या, भारत और दक्षिण गंगोत्री या भारत मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। यानी कि अंटार्कटिका पर भारत का जो स्थायी और उसके द्वारा परिसंचालित जो अनुसंधान जो मतलब स्टेशन है वो कौन कौन से हैं। 39 का देंगे सही जवाब। तो आप बताएंगे भारत और मैत्री क्या है, ये है जो हमारा दक्षिण गंगोत्री जो सबसे पहले स्थापित किया गया था, ये वर्तमान में है तो लेकिन कार्यरत नहीं है। ये क्या है उसमें जो वहाँ का आपको पता होगा ये श्वेत महाद्वीप भी कह देते हैं लेकिन ये विज्ञान को समर्पित महाद्वीप है। ये एकदम बर्फ से घिरा हुआ है। तो जो हमारा दक्षिणी गंगोत्री इस टाइम पे था ये क्या है बर्फ में ढक गया है। अब इसमें कोई कार्यरत नहीं है लेकिन जो कार्यरत है वो हमारे भारत और मैत्री 2 अनुसंधान स्टेशन अभी वहाँ पर काम कर रहे हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर के ए राइट जवाब बनेगा।
आगे चलते हैं। ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है। यानी कि आपको पता होगा जो ज्वार भाटा आता है उनमें जो दो बलों का अंतर होता है वो क्या होता है, कोरोलिसिस बल या गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव, जेब स्टीम या घर्षण बल, चुंबकीय दबाव या ऊंचाई या गुरुत्वाकर्षण खिंचाव या केंद्रीय त्यागी बल। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर के डी, जो गुरुत्वाकर्षण बल का खिंचाव होता है और केंद्र त्यागी जो बल होते हैं उसके कारण क्या है, ज्वार भाटा पैदा होते हैं। ऑप्शन नंबर के डी क्वेश्चन नंबर 40 का सही जवाब है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो आप बताएंगे राजेंद्र सिंह को, सुंदरलाल बहुगुणा को, सलीम अली को, या महात्मा गांधी को। तो आप बताएंगे राजेंद्र प्रसाद को हम क्या है, पाटन मैन के जल पुरुष के नाम से भी जानते हैं। आपको पता होगा ये तरुण भारत संघ चलाते हैं जो राजस्थान में है, और इनके द्वारा क्या है, जहाँ पर पानी की कमी थी वहाँ पर नए जो कुएं खुदवाए गए, वहाँ पर क्या है जो मेवाड़ में इसको बोलते हैं, कुछ ऐसे बोल देते हैं, मतलब बाढ़ बनवाई गई वहाँ पर, जहाँ का वहाँ पर क्या है पानी की कमी ना हो, तो इनको क्या है जल पुरुष की संज्ञा दी गई है। तो राजेंद्र प्रसाद क्या है तरुण भारत संघ चलाते हैं। आप ये भी पता होना चाहिए कौन सी संस्था से संबंधित है, तो आप बताएंगे तरुण भारत संघ से। ऑप्शन नंबर की हमारा सही आंसर हो जाएगा। सुंदरलाल बहुगुणा को आप पता होगा, इनको आप चुप्पू आंदोलन से याद करते हैं। सलीम अली को बर्डमैन कहते हैं। इन्होंने क्या है जो पक्षियों के लिए क्या बहुत ज़्यादा से काम किया था, तो इनको हम बर्डमैन की संज्ञा देते हैं सलीम अली को। और महात्मा गांधी कौन थे, ये कहते हैं हमारे राष्ट्रपिता, इनको बापू भी बोल देते हैं। और इनके क्या है, इनके द्वारा ही हमारे भारत को आज़ादी मिली थी, और बहुत सारे क्रांतिकारी थे जिनके द्वारा क्या है भारत को आज़ादी में बहुत बहुत लाभ हुआ था। तो चारों ऑप्शन मैंने आप सभी के सामने क्लियर कर दिए हैं। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 40 है कि जो आपका अंगूर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए अगर आपने PYQ लगाए होंगे तो भाग भी पता होगा, एक नहीं का आपको एसिटिक से क्वेश्चन मिल रहा था, तो ये भी PYQ आपका पूर्णतः है, आपका यूपी पुलिस री एग्जाम क्वेश्चन टेबल पर बना हुआ है, और ये सामान्यतः GK GS स्टैटिक पर डिपेंड है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है, टार्टिक एसिड पाया जाता है, क्या ब्यूटारिक एसिड पाया जाता है। तो आप बताएंगे अंगूर के अंदर पाए जाने वाला जो एसिड होता है उसको हम टार्ट्रिक एसिड बोल देते हैं, और टार्ट्रिक एसिड आपको इमली में भी पाया जाता है। सिट्रिक एसिड खट्टे फलों में मिलता है, एसिटिक अम्ल आपको विनेगर सिरका में मिल जाएगा, और ब्यूटारिक एसिड जो होता है आपको पता होगा जब मक्खन में आपको खट्टी खट्टी गंध की स्मेल आती है वो ब्यूटारिक एसिड की वजह से ही आती है। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। सॉरी सी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा, लेकिन चारों ऑप्शन मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 है कि ग्रेफाइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है। देखिए गलत का आंसर ऑप्शन भी गलत होगा, यानी कि निगेटिव का आंसर निगेटिव ही होगा। यह विद्युत का सुचालक होता है, ये तो बात सही है। इसका अपेक्षित ग्रहण 2.2 होता है, इसे काला शीशा कहते हैं, ये भी सही है। और इसमें क्या है कार्बन sp3 प्रसंक्रित रहता है। तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर के डी। इसमें क्या है sp3 संचारित नहीं रहते हैं, लेकिन क्या है ये ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप बताएंगे इसमें 6 फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में अगर आपसे पूछ लेगा कि ग्रेफाइट माना कि ये विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन इसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तब आप जवाब देंगे कि इसके अंतर्गत 6 फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जिससे क्या है ग्रेफाइट क्या है जो कार्बन का एलोट्रोप है, और ये विद्युत का सुचालक होता है। और आप इसको क्या है लेड यानी लेड पेंसिल में इसको यूज करते हैं। काला शीशा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह क्या है अपना मार्क छोड़ देता है। ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, एल्कीन श्रेणी का पहला सदस्य निम्न में से कौन सा होता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एल्कीन, एल्केन और एल्काइन, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूजन रहते हैं कि हम इनको कैसे याद करें, क्योंकि अगर आपको इसका सूत्र याद नहीं होगा तो 100% आप इसका क्वेश्चन तुक्के में मारेंगे। तुक्का अगर सही होगा तो आंसर सही है, अगर गलत है तो आप क्या है मेरिट लिस्ट से भी बाहर हो सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को आप कैसे याद कर सकते हैं। देखिए जो एल्कीन होता है आपका पहले चलेंगे एल्केन पे। एल्केन जिसमें ANE होता है, एल्कीन में ईन होता है, और आता है एल्काइन आइन। ठीक है, देखिए एल्कीन में आपको सिंगल बंद मिलेगा, यानी कि कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड। एल्केन जो एल्कीन है आपको यहाँ पर एल्कीन दिखाई दे रहा है, एल्कीन में आपको कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड मिलेगा, और एल्काइन में आपको कार्बन कार्बन के मध्य क्या है ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा। तो अगर आपसे पूछा है कि एल्कीन,
अगर एल्कीन होगा तो कार्बन कार्बन के मध्य आपको पता होगा डबल बॉन्ड बनेगा। तो देखिए ये तो CH4 होगा ही नहीं, क्योंकि कार्बन यहाँ पर सिंगल दिया है। आगे आता है C1H1, ये भी नहीं होगा। आगे आता है C2H4, तो यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि एल्कीन का जो प्रथम श्रेणी का सदस्य होता है उसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। वो एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CN प्लस के H2N, यानी कि जो N यहाँ पर होंगे उनका 2 गुना क्या है, हाइड्रोजन होंगे। तो ऑप्शन नंबर के बी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। अब आते हैं फॉर्मूला पर। अगर आपको एल्केन का बताना है, यानी कि सिंगल बॉन्ड के अंदर बताना है एल्केन का, तो उसका फॉर्मूला बनता है CN प्लस H2N प्लस के 2। तो ये तो बनेगा आपका एल्केन का मैंने आपको बता दिया। अब एल्काइन का हो जाएगा CN प्लस H2N माइनस के 2। अगर आपको ये तीनों फॉर्मूले याद हैं तो आप किसी का भी आंसर बता सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर बी हमारा सही जवाब है। केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाला कार्बनिक यौगिक को हम क्या कहते हैं, मतलब कि जिस भी यौगिक में आपको हाइड्रोजन मिले और कार्बन मिले, आप उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, कीटोन ग्रुप बोलेंगे, अल्कोहल बोलेंगे कि हैलोजन बोलेंगे? तो आप बताएंगे जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन पाए जाते हैं उसको हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर के ए। अल्कोहल उसको बोलते हैं जिसमें OH ग्रुप पाया जाता है, उसको हम अल्कोहल ग्रुप बोलते हैं। हेलोजन ग्रुप होते हैं, हेलोजन किसको बोलते हैं? जो ग्रुप 17 के जितने भी एलिमेंट होते हैं, कल फिर बाहर आई आंटी से आप उसको याद रखते हैं, तो हेलोजन ग्रुप उसको बोलते हैं। कीटोन ग्रुप पाया जाता है, कीटोन ग्रुप में जो OC होता है इसको हम पाते हैं, तो ये आप याद रखेंगे। तो कभी कभी आपसे भी पूछ लेता है कि किस ग्रुप में कौन सा एलिमेंट जुड़ा होता है, तो आपको वो भी याद करना है। तो हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 45 का राइट आंसर बनेगा। जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन यौगिक पाए जाते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, हाइड्रोकार्बन बोल देते हैं। एक होता है कार्बनिक और एक होते हैं अकार्बनिक यौगिक। देखिए कार्बनिक यौगिक वो होते हैं जिसमें कार्बन हमेशा पाया जाएगा, उनको हम कार्बनिक यौगिक बोल देते हैं, ऑर्गेनिक मैटर कंपाउंड बोल देते हैं। एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता, हाइड्रोजन नहीं, कार्बन को छोड़कर कोई भी मतलब उसमें तत्व पाया जा सकता है, तो उसको हम क्या इनऑर्गेनिक कंपाउंड या अकार्बनिक कंपाउंड भी कह देते हैं। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि अव्यक्त किरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी कि जो इंफ्रारेड होती हैं उनसे संबंधित आपको कुछ कथन दिए गए हैं। पॉजिटिव कथन, आप पॉजिटिव उत्तर पूछ रहा है तो आपको पॉजिटिव आंसर देना पड़ेगा। इसकी खोज हर्सेल नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह विद्युत चुम्बक के तरंगे होती हैं। इसका प्रयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने में किया जाता है। कि सभी कथन सत्य हैं। तो इंफ्रारेड से संबंधित जितने कौन सा कथन सत्य है वही आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी से सभी कथन सत्य हैं। और आपको पता होगा इंफ्रारेड का यूज हम क्या है, कंप्यूटर जो हमारा रिमोट जो होता है टीवी का, उसमें हम जो किरणें यूज की जाती है उसमें इंफ्रारेड ही यूज की जाती है, जिसको हम बोल देते हैं अव्यक्त किरणें। ठीक है। और ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, क्योंकि इनको चलने के लिए पता है माध्यम की जरूरत होती है, बिना माध्यम के ये नहीं चल पाएंगी। आगे चल देंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है निम्नलिखित में से विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है, यानी किसके अंदर विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? केरोसिन तेल में होती है, लोहा में होती है, पारा में होती है, लेड में होती है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही जवाब हो जाएगा कि इन सभी में से जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो होती है लोहे के अंदर। ऑप्शन नंबर के भी हमारे क्वेश्चन का बनेगा सही जवाब। अब आते हैं हम अपने ऑप्शन डिस्कशन पे। तो ये केरोसिन तेल जो होता है ये जब हम पेट्रोल का उत्पाद बनाते हैं तो पेट्रोल के उत्पाद से मिलने वाला जो ये वो होता है को उत्पाद, इसको हम केरोसिन बोल देते हैं। और आपको पता होगा केरोसिन का यूज हम कहाँ पर करते हैं, जो आपको पता होगा जो सोडियम होती है, सोडियम धातु को रखने के लिए हम, क्योंकि इसको हम केरोसिन के तेल में रखते हैं, उसका संक्षारण कहाँ पर करते हैं, केरोसिन तेल में। पारा जो होता है, पारा को आपको पता होगा मिनी मात्रा रोग जो होता है वो पारे की अधिकता से मिनी मात्रा रोग हो जाता है। और पानी में लेड की अधिकता से क्या आपको पता होगा आर्सेनिक रोग भी हो जाता है। तो चलिए ये भी आपका साथ डिस्कशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है अशुद्धियाँ मिलाने पर किसी भी क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ता है, घटता है, पहले घटता है या फिर बढ़ता है, या पहले बढ़ता है फिर घटता है? मान लीजिए कोई भी क्वथनांक है, कोई भी द्रवित क्वथनांक है, अगर आप उसमें कोई भी अशुद्धि मिला देते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर बढ़ जाएगा। मान लीजिए आप जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि आप अगर कभी चाय बना रहे होते हैं और अचानक से चाय उबल जाती है, अगर आप क्या करते हैं तो उसमें पानी के छिट्टे मार देते हैं। कभी अगर आप ना करें तो ये पर्सनल आप एक्सपीरियंस
करके देखना, प्रैक्टिकल करके देखना कि आप चाय बनाए और जब वो चाय खोल रही हूँ ना तो आपको पता है उसमें पानी के छिट्टे मार देना, वो ऑटोमेटिकली क्या है उबलना बंद हो जाएगी। क्योंकि किसी भी क्वथनांक, जो द्रवित क्वथनांक होता है, वो जो क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। मान लीजिए कोई जो द्रव है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर है, अगर आप उस पर जब अशुद्धियाँ मिला देते हैं तो क्या है वो उबलना बंद कर देती है, कुछ टाइम के बाद फिर से उबलती है। तो अशुद्धियाँ मिलाने पर क्या है किसी भी द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, क्वथनांक को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। आई होप आप ये प्रैक्टिकल जरूर करके देखेंगे और आपको क्वेश्चन का आंसर अगर आपने कर लिया तो आपको क्वेश्चन का आंसर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस करके देखा है। तो ऑप्शन नंबर के हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। आगे आते हैं, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में क्या उपयोग किया जाता है। मान लीजिए जो सूक्ष्म सेल होते हैं उसको हम विद्युत अपघट्य के रूप में क्या उसमें मिलाते हैं, वही आपसे पूछ रहे हैं। KOH का सांद्र यानी कि जो उसका सांद्र घोल मिलाते हैं, तनु HCl मिलाते हैं, नोसोदर मिलाते हैं, कि तनु गंधक अम्ल मिलाते हैं। गंधक अम्ल पता किसको कहते हैं, ये H2SO4 को बोल देते हैं, तनु होता है। आगे बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम क्या मिलाते हैं, नोसोदर मिला देते हैं। सूक्ष्म सेल में जो विद्युत अपघट्य का प्रयोग होता है उसे नोसोदर बोलते हैं। और फिर नंबर के सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और पता है नोसोदर क्या है, नोसोदर पता है क्या है, ये सब्लिमेशन को डिनोट करता है, यानी कि ये क्या होता है सीधा क्या है अपने, यानी कि मान लीजिए ठोस अवस्था में होगा तो डायरेक्ट क्या है ये अपने गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर के सी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने मैं इसको रफ कर देती हूँ। आज का लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 50, ये भी है मैचिंग का। एक तरफ दिए हैं आपको उपकरण और इनका आविष्कार किसने किया है वही आपको बताना है। विद्युत बैटरी है, डायनोमा है, ग्रामोफोन है और सेफ्टी लैंप है। तो विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया था, तो आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 50 का जो सही जवाब है वो बताएंगे, माइकल फैराडे के द्वारा क्या है विद्युत बैटरी का उपयोग यानी इसका यूज किया गया था, बनाया गया था। आगे आता है ये गलत मैच है। जो विद्युत बैटरी का उपयोग किया था वो क्या था, अलेक्जेंडर वोल्टा ने। डायनोमा का जो डायनोमा जो बनाया था वो किसने बनाया था, तो आप बताएंगे माइकल फैराडे ने। ग्रामोफोन किसने बनाया था, थॉमस एल्वा एडिसन ने। और सेफ्टी लैम्प किसने बनाया था, एम्ब्री डेवी ने। तो ये क्या है चारों के चारों आपस में मिले हुए हैं। ऑप्शन नंबर के बी हमारा सही जवाब बनेगा। पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। तो स्टूडेंट ये थी आपकी PYQ की यूपी पुलिस एग्जाम कांस्टेबल के जीके जैसे स्टैटिक की सीरीज। आई होप ये सीरीज आपको पसंद भी आई होगी। इतने भारी सवाल तो नहीं थे जो आपसे नहीं बन पाएंगे, एक दो क्वेश्चन जो था जो आपके अप्रोच से बाहर था, बट ये जो टेस्ट सीरीज आपके चलाई गई है सामान्य ज्ञान अध्ययन जो 16 पेपर अध्ययन बार है यूपी पुलिस एग्जाम कांस्टेबल के लिए बहुत ही अच्छी सीरीज है। और यूथ कॉम्पिटिशन का हम ये सेट पेपर आप सभी के लिए चला रहे हैं और आपको ये डेली सेट मिलेगा शाम के 6 बजे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत आपसे लेती हूँ विदा। मिलती हूँ आपसे अगले सेशन में इसी जोश इस जुनून के साथ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपना साथ अपना प्यार चैनल पर यूँ बनाए रखना। मिलती हूँ आपसे अगले दिन। थैंक यू सो मच।